हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रोशन सर मैथमेटिक्स। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, ठीक होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम फिर एक लेक्चर बनाते हैं और जो पढ़ रहे थे हम लोग ज्योमेट्री का पार्ट, उसके बस आगे का पार्ट को हम लोग देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं, उनके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक्सरसाइज 6.2 हम लोग कर रहे थे, पिछला लेक्चर में आप देखेंगे तो वहां पे सारा क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ था। तो कुछ क्वेश्चन जो बच गया था, कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच चुका था, उनको आज हम लोग पहले देखते हैं। तो दो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, एक्सरसाइज 6.2 का लास्ट का दो क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कभी कभार, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो इसी कारण से पहले हम इस दोनों क्वेश्चन को देखते हैं, उनके बाद फिर आगे का चैप्टर के लिए थ्योरी को पढ़ेंगे। चलिए, चौथा क्वेश्चन एक्सरसाइज, सॉरी नौवां क्वेश्चन है आपके एक्सरसाइज का, आप देखिएगा। क्वेश्चन है एबीसीडी एक समलंब है। क्वेश्चन क्या है कि एबीसीडी आपका एक समलंब है जिसमें समलंब चतुर्भुज में दो भुजा आपस में समांतर होता है, ऐसा आप लोग जानते हैं। AB समांतर DC का है, ऐसा दे दिया है आपके पास, और कह रहा है कि इसके विकर्ण परस्पर, परस्पर मतलब होता है एक दूसरे को O पर काटते हैं या प्रतिच्छेद करते हैं। आपको दिखाना है कि AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO होगा। क्वेश्चन देखना इसी टाइप से है कुछ। ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर है DC का, इनके विकर्ण परस्पर O पर काट रहे हैं। आपको दिखाना है AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO। फिगर से ज्यादा स्पष्ट होगा, फिगर देखो। एक समलंब चतुर्भुज हम बना लेते हैं। ये आपका एक समलंब चतुर्भुज है ABCD। ABCD इज अ समलंब चतुर्भुज। अब इस समलंब चतुर्भुज में जो है AB समांतर है DC का, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में लिखा हुआ स्पष्ट रूप से कि AB समांतर है DC का। इसके विकर्ण A से C को मिलाते हैं और B से D को मिलाते हैं। इसके विकर्ण कहां पे कट कर रहे हैं? O पे कट कर रहे हैं। और आपको दिखाना क्या है? AO बाय में BO इक्वल टू CO बाय में DO, ऐसा आपको दिखाना है इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, गिवन टू प्रूव लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि ये सवाल है, क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो हम क्वेश्चन को यहाँ से थोड़ा मिटाते हैं क्योंकि हम सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। फिगर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ज्योमेट्री का जो भी क्वेश्चन बनाते हो आप, उनके लिए फिगर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या है यहाँ पे, फिगर तो आपके पास है, और इस फिगर में देखो कि ये दोनों आपस में समांतर दिया हुआ है। अगर ये दोनों समांतर दिया हुआ है तो क्या कर सकते हैं हम लोग? थेल्स थ्योरम का यूज करेंगे, लेकिन थेल्स प्रमेय का यूज हम लोग कब कर सकते हैं? जब त्रिभुज हो। थेल्स थ्योरम आपने कब पढ़ा है? त्रिभुज में पढ़ा। ये त्रिभुज यहाँ पे नहीं है, ये चतुर्भुज है जिसका भुजा पैरेलल है, तो यहाँ पे हम थेल्स का यूज नहीं करेंगे। तो यहां पर हम सबसे पहले क्या करेंगे? रचना करेंगे। यहाँ पे हमको रचना करने का जरूरत पड़ेगा। क्या रचना करेंगे? O से हम सपोज करो M ले लिए, OM समांतर ले लेते हैं। O से OM किसी एक का, या तो DC का या AB का, समांतर खींचा। सपोज करो AB, O से OM समांतर AB खींचा। आपने एक रचना करा, उस रचना में क्या किया कि O से एक लाइन को आगे बढ़ाया इधर M के तरफ, इधर भी आप बढ़ा सकते, तो डिपेंड ऑन यू। किसी एक तरफ O से एक लाइन खींचेंगे और किसी भी पैरेलल लाइन का समांतर हम उनको ले लेंगे। अभी हमने क्या किया, OM को समांतर खींचा है AB का। अब बताओ, AB पहले से कह रहा है कि DC का समांतर है, हम बोल रहे हैं कि OM AB का समांतर है, तो OM किन का समांतर होगा? DC का बस समांतर होगा। तो इसमें तो स्पष्ट बात है। सॉल्यूशन जब हम इनका स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हम यही लिखेंगे कि OM समांतर है AB का और AB समांतर है DC का, मतलब तीनों आपस में क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। चलो, अब मेन बात को आप समझिए। ये OM है, ये समांतर है AB का, और ये OM है, ये समांतर है DC का। बस इसी को पकड़ करके रखो, दोनों क्वेश्चन बन जाएगा आपका, 9 नंबर भी और 10 नंबर भी। OM समांतर जब AB का है तो ये किस त्रिभुज में ये सब बात हो रही है कि OM समांतर है AB में, OM समांतर है AB का। बढ़िया से देखो, ये किस त्रिभुज की बात है? ये त्रिभुज की बात है ABC, जहां पर OM समांतर है
ए बी का। बस यही पता करना है कि मेरा समांतर जो दो रेखा है वो किस त्रिभुज में आ रहा है, तो वो आ रहा ए बी सी में। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में OM समांतर है किनका, ए बी का। OM समांतर है किनका, ए बी का। ये रचना से ही है, कोई बात नहीं। तो अगर OM समांतर है ए बी का तो थेल्स थ्योरम ये कहता है कि समांतर अगर कोई रेखा है तो अन्य दो भुजाओं को बराबर अनुपात में विभाजित करेगा। तो यहां पर क्या होगा, CO बट्टे AO बराबर CM बट्टे BM हो सकता है, या फिर AO बट्टे CO बराबर BM बट्टे CM। तो यहां पे हम लिखेंगे AO बट्टे CO बराबर BM बट्टे CM। अब बोलेंगे कि क्यों नहीं हम यहाँ पे CO बट्टे AO को पहले ले गए, क्योंकि आप क्वेश्चन को देखो और उसमें आपको लाना है AO बट्टे AO ऊपर लाना, नीचे में BO लाना है या जो भी लाना है। तो फिर ये आप लिख सकते हो AO बट्टे CO। अगर हम यहाँ A से स्टार्ट किए तो यहाँ B से स्टार्ट कर देंगे, यहाँ अगर C से स्टार्ट करते तो इसके लिए भी C से स्टार्ट करते, इनके लिए भी C से स्टार्ट करते। ये समय कोई आपका मार्क्स नहीं कटेगा और ये आपके विवेक पर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्वेश्चन को बनाते हो। अगर आप CO बट्टे AO को लेंगे तो फिर बाद में पलटा करके हमको AO बट्टे CO तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि हमको लाना तो AO ऊपर में है। इसी कारण से आपने पहले ही काम कर लिया, AO बाय में OC या CO इधर हो जाएगा BM बट्टे में CM, बगल में लिख लेंगे। ये कहां से आ गया, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। AO बट्टे CO बराबर BM बट्टे CM, ये हो गया पहला। तो इनको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, इनको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब आगे देखते हैं, आगे क्या देखते हैं कि आगे अब ये OM एक बार समांतर है DC का, तो जब OM DC का समांतर है तो ये किस त्रिभुज की बात है। देखिए OM समांतर है DC का, तो ये इस त्रिभुज की बात है, इस त्रिभुज का नाम है DBC। तो अब आप क्या लिखोगे, त्रिभुज DBC में OM समांतर है किनका, DC का। बस ये समांतर देख करके ही आपको पता करना है कि हमको कौन सा त्रिभुज को लेना है। OM समांतर हो गया DC का, तो फिर आपका क्या होगा, BO बट्टे DO, BO बट्टे DO बराबर BM बट्टे CM, BM बट्टे CM। इस बार हम B से स्टार्ट किए तो BO बट्टे DO फिर BM बट्टे CM। ये भी क्यों हुआ, थेल्स प्रमेय से। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को आप देखोगे तो आप देख रहे हो कि BM बट्टे CM दोनों के RHS में है, इनका RHS में भी BM बट्टे CM है और उनके RHS में भी BM बट्टे CM है। तो अगर दोनों का RHS बराबर है तो दोनों का LHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। दोनों का LHS भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, 1 और 2 से तो AO बट्टे CO बराबर BO बट्टे DO। लेकिन क्या, लेकिन आपको लाना है AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO। आप देखो क्या लाना है आपको, तो इसमें चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं। अब मेरी इच्छा कि हम BO को इनके नीचे लिखें कि CO को इनके नीचे, ये तो हमारी इच्छा है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के मुताबिक हम पहले किनको लिखेंगे, BO को। इधर क्या बच जाएगा, CO। जो DO अगर इधर से गया तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। ये आप कर सकते हैं, हम आपको बताने के लिए यहाँ पे एक लाइन का यूज किए। हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, ये दोनों एक्सचेंज हो सकता है, BO यहाँ आ जाएगा, CO वहां चला जाएगा, ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि AO इंटू DO बराबर CO इंटू BO तो आप लिख सकते हो। अब इधर से किसी चीज को हमको इधर लाना है तो इधर गुना में इधर आकर के तो भागा होगा ना, तो BO इधर गुना में इधर आकर के भागा हो गया। CO RHS में ही था, RHS में ही है तो ऊपर ही रहेगा, DO को इधर से उधर ले गए हैं तो नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्लियर हो गया कि AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO होगा। किसी समलंब चतुर्भुज का विकर्ण अगर एक दूसरे को ऊपर प्रतिच्छेद करेगा तो। समझ गए आप लोग, एक बार और समझ लीजिए फिगर से। क्वेश्चन ज्योमेट्री का जो भी क्वेश्चन है उनको आप फिगर से ही बनाने का प्रयास करोगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। क्यों बेनिफिशियल होगा,
क्योंकि आप भूलोगे नहीं उनको, देख लो एक बार बढ़िया से। बस ये फिगर तो आप बना सकते हो क्योंकि वहां पे स्पष्ट रूप से कह रहा है कि ABCD एक समलंब चतुर्भुज है जिसमें AB समांतर है DC का। उसके बाद इसके विकर्ण परस्पर O पर समद्विभाजित करते हैं या विभाजित करते हैं, सॉरी। तो OAC और BD एक दूसरे को जहां पे काट रही है उसका नाम O दे दी, और लाना आपको है AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO। बस एक रचना करना आपको, एक रचना, क्या रचना हो, OM समांतर ले लेना है AB का। अगर हम AB का समांतर लिए तो अपने आप वो किनका समांतर हो जाएगा, DC का, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो फिर आप केवल ये देखो कि ये जो समांतर हमने लिया है ये किस दो त्रिभुज में यूज हो रहा है, दोनों त्रिभुज में यूज कर दो, देखो अपने आप जो आपको लाना था वो स्पष्ट रूप से आ जाएगा। इस तरीके से ये 9 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का जो क्वेश्चन है ठीक इसका विपरीत है, देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन में दिया हुआ है कि AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO। हम एक बार क्वेश्चन पढ़ के आपको बता देते हैं। एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। यहां पर ये चतुर्भुज ही है, मतलब अभी ये समांतर नहीं दिया हुआ, मतलब ये समलंब नहीं है, समलंब आपको प्रूफ करना है। तो अभी ये तत्काल चतुर्भुज है ABCD, इसके विकर्ण बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बट्टे BO बराबर CO बट्टे DO हो जाता है, और आपको दिखाना है कि ABCD क्या है, समलंब चतुर्भुज। तो बताओ भाई, अगर ABCD को समलंब चतुर्भुज हमको दिखाना है, तो समलंब चतुर्भुज दिखाने के लिए आप क्या करते हो, एक चतुर्भुज समलंब चतुर्भुज होता है यदि उनका एक जोड़ा भुजा समांतर होती है। तो हमको क्या दिखाना है कि AB समांतर है DC का। अगर AB समांतर DC का हो गया तो ये अपने आप क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज। रचना फिर करेंगे, कंस्ट्रक्शन में वही काम आपने करा कि OM को समांतर ले लेना है किनका, AB का। जो रचना आपने पिछला क्वेश्चन के लिए किया था वही रचना यहाँ पे आपको करना है। फिर यहाँ पे प्रूफ लेकर के आपको लिखना पड़ेगा। तो प्रूफ में आप क्या लिखोगे, अभी हम क्या किए हैं कि ये दोनों को समांतर खींचे हैं। इस बार हम ये दोनों को समांतर नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये दोनों समांतर नहीं है। तो जो नहीं है वो हम नहीं कह सकते हैं, जो है उनके बारे में हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि OM समांतर है किनका, AB का। तो OM अगर AB का समांतर है तो ये त्रिभुज ABC में आ रहा है। आप देखो तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में OM समांतर AB। तो फिर क्या होगा, AO बाय CO इक्वल टू BM बट्टे CM। देखते हैं AO बाय CO इक्वल टू BM बाय CM ऐसा दिया हुआ आपके पास। तो आप क्या करोगे, ऐसा थेस थ्योरम से हुआ है यहाँ पे, जब OM समांतर है AB का तो AO बट्टे CO बराबर BM बट्टे CM क्यों होगा, थेस थ्योरम से। इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उनके बाद आप ये देखो कि आपके पास दिया क्या है, आप उनका यूज करोगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं, क्योंकि मेरे पास जगह थोड़ा कम है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं किंतु दिया है कि AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO, ऐसा आपके पास गिवन में दिया हुआ है। तो फिर अभी आप जान रहे हो कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या हो जाएगा कि CO को आप नीचे लिख सकते हो और BO उधर चला जाएगा। ये पिछला क्वेश्चन में अभी तुरंत इसी लेक्चर में आपने देखा है कि ये इंटरचेंज हो सकता है, BO यहाँ चला जाएगा, CO यहाँ आ जाएगा। तो ये हो जाएगा AO बाय CO इक्वल टू BO बाय DO। ऐसा क्यों करेंगे, ऐसा इसीलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर देखो AO बाय CO है, और इनको मान लेंगे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो जब तक मेरा LHS इक्वल नहीं होगा तो RHS को हम कैसे इक्वल करेंगे। अब मेरा LHS इक्वल हो गया तो अब मेरा RHS भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो देखो हम यहाँ पे लिखते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, समीकरण 1 और 2 से चूंकि LHS बराबर है तो RHS भी आपस में बराबर हो जाएगा। इसका RHS क्या है, BM बाय CM, उनका RHS क्या है, BO बाय DO। अब यहां से क्या होगा, वो ये देखते हैं। अगर BM बट्टे में CM इक्वल टू हो गया BO बाय DO का, अगर ऐसा हो गया तो ये किस त्रिभुज में हुआ, BCD में।
ये हो गया BCD त्रिभुज में, और BCD त्रिभुज का दो भुजा आपस में विभाजित तो हो रही है, तो अब थेल्स प्रमेय का विलोम से ये दोनों रेखा क्या हो जाएगा, आपस में समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि OM समांतर हो जाएगा किनका, DC का। क्यों होगा, थेल्स प्रमेय के विलोम से। क्लियर है, थेल्स प्रमेय के विलोम से। अब देखो, आपको अगर याद हो तो सबसे पहले जो हमने रचना में माना था, वो रचना में हमने क्या लिखा था कि OM जो है वो समांतर किनका है, AB का। ऐसा हमने कहाँ पे किया था, रचना में। तो अब यहाँ देखो, OM समांतर DC का, OM समांतर AB का, तो DC किनका समांतर हो जाएगा, AB का। और अगर DC AB का समांतर हो गया तो आप कह सकते हो कि ABCD क्या है, समलंब चतुर्भुज है। ABCD क्या है, समलंब चतुर्भुज। समझ गए बात को। करना क्या था इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, सबसे पहले आपके पास दिया हुआ था कि AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO। उनके बाद आपने चित्र बनाया समलंब चतुर्भुज का। रचना OM को AB के समांतर आपने रचना किया, किसी एक के समांतर मान लेंगे। उनके बाद फिर OM को DC के समांतर हमने सिद्ध किया, तो इस तरीके से AB और DC आपस में समांतर हो गया। अगर AB और DC आपस में समांतर हो गया तो आप कह सकते हो कि ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ABCD क्या है, एक समलंब चतुर्भुज। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसके आगे अभी जो आपने दो एक्सरसाइज को पढ़ा 6.1 और 6.2 को, तो 6.1 में तो बस परिचय था ज्यामिति से आपका, 6.2 में थेल्स प्रमेय और थेल्स प्रमेय का विलोम को आपने पढ़ा। हम 4 लेक्चर या जो बनाए इससे पहले ज्योमेट्री का, बहुत इंपॉर्टेंट है, केवल सटीक बात हम आपको बता रहे हैं जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो हम आगे बढ़ते हैं इस लेक्चर में और आपको हम दिखाते हैं कि इसके बाद आपको क्या करना है। इसके बाद बेसिकली आपको पढ़ना है समरूप त्रिभुज के बारे में। इसके बाद आप जानेंगे समरूप त्रिभुज के बारे में। हम शुरू में जब ज्योमेट्री शुरू किए थे उसमें हम आपको थोड़ा सा समरूप त्रिभुज का इंट्रो करवाए थे, वहां पे हमने दिखाया था कि किस प्रकार से समरूप त्रिभुज होता है। देखो, समरूप का मतलब होता है रूप उनका समान होगा। रूप समान होने का मतलब बड़ा छोटा हो सकता है लेकिन एक जैसा ही लगेगा। जैसे कि अगर हम ताजमहल का बात करते, ताजमहल का फोटो, तुम ताजमहल का फोटो देखो, एक बड़ा सा फोटो देखो, एक छोटा सा फोटो देखो, लेकिन दोनों फोटो में आपको ताजमहल ही दिखेगा और सेम लगेगा कि जैसा वो ताजमहल है वैसा ही ये ताजमहल है। ऐसा नहीं कि उनको तुम ताजमहल बोलोगे, इनको छोटा ताजमहल बोलोगे, दोनों को आपको क्या बोलना है, ताजमहल ही बोलना है। तो दोनों आपका समरूप होता है। उसी प्रकार से इस समरूप त्रिभुज में एक छोटा त्रिभुज हो सकता है और एक बड़ा त्रिभुज हो सकता है, लेकिन शर्त यह है कि दोनों एक जैसा देखने में लगे। ये अगर ऐसा है तो दूसरा ऐसा अटपटा नहीं होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, तो ये क्या कहलाएगा, आपका समरूप कहलाएगा। आज हम जानेंगे कि समरूप त्रिभुज, दो त्रिभुज को समरूप होने के लिए क्या शर्त होने की आवश्यकता है। आखिर क्या शर्त है कि दो त्रिभुज समरूप होगा। तो एक शर्त के बारे में तो आप पहले से जानते हैं और वो शर्त हम फिर से एक बार आपको बता देते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, दो त्रिभुज के समरूप होने के शर्त, समरूप होने की शर्त। आप क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन बैंक में देखोगे तो बहुत ईयर, लगभग ये सभी ईयर ये पूछा जाता है कि दो त्रिभुज के समरूप होने के शर्त को लिखें। 2 नंबर में आपको पूछा जाता है, तो ये बड़ा आसान होता है, सब बच्चे इसको बना लेता है, आप भी बना लेंगे। तो क्या शर्त है, पहला ये है कि कोण, दोनों त्रिभुज के कोण बराबर होना चाहिए। और कौन सा कोण, संगत कोण। संगत कोण का मतलब ऊपर वाले के बराबर, नीचे वाला का बराबर। तो सबसे पहला कंडीशन जो है कि दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, दोनों त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो, पहला कंडीशन। तथा दूसरा कंडीशन है कि दोनों त्रिभुज के संगत भुजा आनुपातिक, यानी एक ही अनुपात में हो, आनुपातिक हो या समानुपातिक हो, जो भी लिखा होगा। संगत कोण बराबर हो
और दोनों त्रिभुज के संगत भुजा कैसा हो, आनुपातिक हो। फिगर में समझो, ज्यादा समझ में आएगा। हम एक छोटा त्रिभुज बनाते हैं और एक बड़ा त्रिभुज बनाते हैं, इनका नाम कर देते हैं ए बी सी, इनका नाम कर देते हैं पी क्यू आर। अब दोनों त्रिभुज तब समरूप होगा जब जाकर के इसका संगत कोण बराबर, संगत कोण मतलब एक इनका बराबर होना चाहिए पी का बराबर। ए इस त्रिभुज के ऊपर में वर्टेक्स, ऊपर का वर्टेक्स है, और पी उस त्रिभुज का ऊपर का वर्टेक्स है। तो यहाँ पे आपको एंगल ए किनका बराबर होना चाहिए, एंगल पी का। एंगल बी किनका बराबर होना चाहिए, एंगल क्यू का। और एंगल सी बराबर होना चाहिए एंगल आर का। केवल ऐसा लिखने से यहाँ पे अभी काम नहीं चलेगा, जब आपको हम थ्योरम बता देंगे तो आप इतना करने से काम कर सकते हो, लेकिन अभी क्या करना पड़ेगा, तथा इसका दूसरा नंबर में क्या लिखे हम, संगत भुजा आनुपातिक होना चाहिए। अगर हम इनका ए बी बोल रहे हैं तो ए बी का संगत कौन है, पी क्यू। सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता था कि ए बी और पी क्यू आपस में बराबर होता था, लेकिन यहाँ पे बराबर नहीं, आनुपातिक। मतलब हुआ ए बी बट्टे में पी क्यू बराबर होगा बी सी बट्टे में क्यू आर, और फिर बराबर होगा ए सी बट्टे में पी आर। तो भुजाएं आनुपातिक होती है, संगत भुजा का जो अनुपात होगा वो बराबर होगा। ये मतलब हुआ कि अगर ये आपका एक है और ये दो है, तो आप पता चल गया कि ये अनुपातिक दुगुना का रिलेशन है। तो अगर ये 1.5 है तो ये 3 होगा, और अगर ये 2.5 है तो ये 5 होगा। इसका मतलब रेशियो क्या है, दुगुना का। तो इस तरीके से आप दोनों त्रिभुज को क्या कह सकते हो, समरूप कह सकते हो। अगर 3 नंबर में पूछा जाए आपको कि समरूप होने के शर्त को थोड़ा अच्छा से लिखिए, तो आप इतना फिगर बना के दिखा देंगे। अगर 2 नंबर में पूछा जाए कि केवल समरूप होने के शर्त को लिखो, तो आप बस इस दोनों बात को लिख देंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा। चलिए, अब हमेशा आप इतना काम नहीं कर सकते हैं, हमेशा आप दोनों त्रिभुज को समरूप करने के लिए कोण को बराबर करो और भुजा आनुपातिक करो, हमेशा आप ऐसा नहीं कर सकते। तो हमेशा आप क्या करेंगे, कम काम करने से ज्यादा बेनिफिट आपको कैसे होगा, तो हमेशा आप 3 काम को करेंगे। जैसे ये 6 पार्ट हो गया, 3 को कोण का रिलेशन और 3 को भुजा का रिलेशन। अब हम आपको बताते हैं कि केवल 3 चीज से आप कैसे 2 त्रिभुज को समरूप करेंगे। तो ये प्रमेय है, लेकिन ये प्रमेय को हम केवल आपको बताएंगे, इनका उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पूछा जाता है। तो एक प्रमेय, अब यहाँ पे कुछ प्रमेय ये देख लीजिएगा कितना नंबर का प्रमेय है, शायद 6.3 होगा, क्योंकि 6.2 तक पढ़े अपना लोग। 6.1 में थेल्स थ्योरम था और 6.2 में थेल्स प्रमेय का विलोम था। 6.3 में क्या कहा था, हम शॉर्टकट में आपको बताते हैं कि 2 त्रिभुज समरूप होगा। अब यहाँ पर सुनिए, 6.3 2 त्रिभुज समरूप होगा कब होगा, जब पहला त्रिभुज का तीनों कोण, पहला त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के संगत तीनों कोण के बराबर हो जाए। तो बिना तुम ये देखे कि भुजा उसका आनुपातिक है कि नहीं है, आप दोनों त्रिभुज को समरूप कह सकते हो। क्या मतलब, देखिए, अगर त्रिभुज ए बी सी और दूसरा त्रिभुज है डी ई एफ, दोनों त्रिभुज में कह रहा है क्वेश्चन कि कोण ए बराबर कोण डी का है, कोण बी बराबर कोण ई का है, और कोण सी बराबर कोण एफ का है। तो आप बिना कुछ सोचे समझे त्रिभुज ए बी सी समरूप कर सकते हो त्रिभुज डी ई एफ का। बगल में लिखोगे ए से, ए समरूपता से या ए से, आप डायरेक्ट, ये एक रूल है, ये नया रूल है। ए जो है ये आप सर्वांगसम में नहीं पढ़े थे, सर्वांगसम में एस आपने पढ़ा था, सर्वांगसम में आपने एस पढ़ा था, सर्वांगसम में आपने एस पढ़ा था, लेकिन ए नहीं पढ़े थे। समरूप त्रिभुज में पहला यही थ्योरम है, और ये सबसे आसान थ्योरम है, क्योंकि ये आप यूज देखिएगा कितना जगह होगा क्वेश्चन बनाने में। एक बार हम रिपीट कर दे, एक त्रिभुज, पहले प्रमेय को तुम पढ़ लेना बुक में, हम आपको बताते हैं अपने हिसाब से। यदि 2 त्रिभुज में एक त्रिभुज का तीनों कोण, मतलब जैसे एक त्रिभुज है ए बी सी, इनका एक कोण ए दूसरे त्रिभुज के एक कोण डी के बराबर हो जाए, इसका दूसरा कोण बी दूसरे त्रिभुज ई के बराबर हो जाए, इनका तीसरा कोण सी इसके तीसरे कोण एफ के बराबर हो जाए, तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। और जब ये समरूप हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इनका भुजा आनुपातिक हो जाएगा। इस बात को याद रखना। आपको याद होगा सर्वांगसम त्रिभुज में क्या होता था
कि आप 3 पार्ट को लेकर के सर्वांग करते थे और उनके बाद CPCT का यूज करके बाकी का 3 पार्ट अपने आप इक्वल हो जाता था। तो यहां भी वही होगा, अगर आप ABC और DEF को समरूप दिखा दिए तो इसके पश्चात आप इस बात को लिख सकते हैं कि इनका भुजा अनुपातिक, संगत भुजा अनुपातिक। जैसे कि अगर हम इनका AB ले रहे हैं तो इनका हमको DE लेना पड़ेगा, AB/DE। इनका पहला साइड है AB, इनका पहला साइड है DE, AB/DE इक्वल होगा। इसका दूसरा साइड BC, इसका दूसरा साइड EF, BC/EF इक्वल टू, इसका तीसरा साइड है AC, इसका तीसरा साइड है DF, AC/DF। ये इंपॉर्टेंट है, संगत, चाहे वो सर्वांगसम त्रिभुज की हम बात करें या फिर समरूप त्रिभुज की बात करें, मतलब यहाँ पे बेसिकली बात किनका है, संगत का। संगत पार्ट ही बराबर होता है या आनुपातिक होता है। यहाँ पे अगर हम AB/EF और BC/DF लिख दें तो यह सर्वथा गलत हो जाएगा, क्योंकि AB/EF का संगत नहीं है। देखो AB संगत है DE का, AB पहला दूसरा, DE पहला दूसरा, BC संगत है EF का और AC संगत है DF का। इस बात को आपको ध्यान रखना। क्लियर है, समझ गए पहला थ्योरम? उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। अगर ये समझे तो फिर इनसे हम सॉर्ट करेंगे थोड़ा सा, भी देखिएगा आपको क्वेश्चन बनाने में कितना आसान हो जाएगा। मतलब सबसे पहला थ्योरम समरूप करने का और सबसे आसान थ्योरम ये है कि पहला त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर कर दो तो दोनों त्रिभुज आराम से क्या हो जाएगा, समरूप। और उसके बाद जरूरत के हिसाब से भुजा अगर अनुपातिक करना हो तो आप कर सकते हो। चलिए अब इनसे सॉर्ट हम क्या करेंगे, इनसे सॉर्ट अब देखो हम क्या करने वाले हैं। इनसे थोड़ा सा सॉर्ट हम ये करने वाले हैं कि अगर हम ये बताएं कि ये कोण मेरा 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है, अगर हम ये बोलें कि ये कोण मेरा 100 डिग्री है और ये बोलें कि ये भी 100 डिग्री है, बाय द वे ये 100 डिग्री तो होगा नहीं, मान लो 80 डिग्री। तो अब देखो कि इनका एक कोण 60 डिग्री, उनका भी एक कोण 60 डिग्री, इनका दूसरा कोण 80 डिग्री, उनका भी दूसरा कोण 80 डिग्री। तो इनका तीसरा कोण कितना होगा, ऑटोमेटिक आप देखोगे इनका तीसरा कोण कितना होगा। ये 60 है, ये 80 है, 140 तो खत्म हो गया, कितना बचा, ये 40 डिग्री। इनका भी 60 डिग्री और 80 डिग्री खत्म, कितना बचा, 40 डिग्री। तो देखो अगर एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर हो जाए तो एक त्रिभुज का तीसरा कोण दूसरे त्रिभुज के तीसरे कोण के ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, क्योंकि ये पता है आपको कि तीनों कोण मिल गए तो 180 ही होना है। तो इस तरीके से अब आपको तीन कोण को भी बराबर करने का जरूरत नहीं है। सुनिए इस बात को, आपको एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर करने का भी जरूरत अब नहीं है। तो क्या है जरूरत, केवल दो, एक त्रिभुज का दो कोण दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर कर दो, तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। तो ये एक नया चीज आपको सीखने को मिल रहा है कि अब अगर तुम ये कह रहे हो कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, तो तुम लिख सकते हो डायरेक्ट कि ABC समरूप होगा किनका, DEF का। ये कौन सा क्राइटेरिया होगा, ए। देखो थोड़ा सा हम और शॉर्ट कर दिए, पहले पढ़े ए, अब पढ़ रहे हैं केवल ए। क्लियर है, समझ रहे क्यों ऐसा किया हमने, क्योंकि दो कोण बराबर है तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाएगा। ये बात हम भी जानते हैं, ये बात एग्जामिनर भी जानता है, ये बात मैथमेटिशियन जो पहले आए थे वो भी जानते हैं, इसीलिए ये 100% सही है। ए से अगर आप कर रहे हो तो गलत नहीं होगा, 100% ये आपका सही होगा। समझ गए, ये था आपका पहला थ्योरम ए। तो इनसे दो निकल गया, एक प्रमेय और एक उपप्रमेय। प्रमेय कहता है एक त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा और उसका भुजा अनुपातिक होगा। और उसका जो उपप्रमेय निकला वो ये कहता है कि तीन नहीं दो भी बराबर हो जाए तो भी वो समरूप होगा, क्योंकि तीसरा ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। चलिए अब हम चलते हैं प्रमेय 6.4 पे। प्रमेय 6.4 क्या कहता है, इनके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। तो प्रमेय 6.4 कहता है SAS के बारे में। प्रमेय 6.4 कहता है SAS के बारे में। अभी SAS क्या है, तो दो साइड और उनके बीच का कोण। अगर एक त्रिभुज है और दूसरा त्रिभुज है, एक त्रिभुज का दो भुजा, यहां पे बराबर की तो कोई बात है नहीं,
एक त्रिभुज का दो भुजा आनुपातिक है और उनके बीच वाला कोण बराबर है। मतलब अगर ऐसा है क्वेश्चन कि ए बी बाई डी ई बराबर दे दिया आपको ए सी बाई डी एफ का, तो देखो ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई ये दोनों, फिर ए सी बाई डी एफ, तो इनके बीच में कौन सा कोण बन रहा है, ए और डी। और अगर ये कह रहा है कि कोण ए कोण डी के बराबर है, तो आप कह सकते हो कि ए बी सी समरूप होगा डी ई एफ का बाय द प्रॉपर्टी ऑफ एस ए एस। समझ रहे हैं बात को? बात यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब पहले हमने ये देखा कि तीनों कोण बराबर हो जाए तो समरूप होगा। अब हम ये देख रहे हैं कि तीनों कोण का जरूरत नहीं है, दो साइड यानी दो भुजा प्रोपोर्शनल हो यानी आनुपातिक हो और उनके बीच का कोण अगर बराबर हो जाए तो भी दोनों त्रिभुज आपस में समरूप होगा। लेकिन कोण कौन सा होना चाहिए, बीच वाला, ये स्पष्ट है। हाँ, अगर ये रहता ए बी बट्टे डी और बी सी बट्टे ई एफ, तब उनके बीच में बी होता, इनके बीच में ई होता, तो वो आपको देखने से पता चल जाएगा कि उनके बीच वाला कोण है या नहीं है। तो बीच वाला कोण होगा तो दोनों त्रिभुज समरूप होगा। क्राइटेरिया याद रखिएगा, पहला क्राइटेरिया है ए त्रिभुज के तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर। उनसे एक ऊपर में निकला कि दो कोण से भी काम चलेगा। उनके बाद हम पढ़ रहे हैं कि एस ए एस, पहला त्रिभुज का दो भुजा उनके बीच का कोण, दूसरे त्रिभुज के दो भुजा उनके बीच का कोण अगर बराबर हो तो भी आप दोनों त्रिभुज को समरूप कर सकते हो। ठीक है, अब इनके बेसिस पे जो क्वेश्चन बनेगा वो हम देखेंगे अगले लेक्चर में। आज आप इतना रिवाइज करेंगे, अच्छे से वीडियो को देखेंगे। हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो थोड़ा लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी चैनल को कर लीजिएगा अगर आप नहीं किए हैं अभी तक तो। सबको भेज दीजिएगा अपने सारे दोस्तों को, जिनसे कि वो देख सकें और अच्छे से अच्छा नंबर एग्जाम में ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।